बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मेरी जो को एंकर है अनम, वो मुझे कहती रही कि आप अपना ख्याल रखें, तबीयत आपकी ख़राब है, और वो खुद बीमार होकर बैठ गई हैं। इस वजह से आज मैं अकेली हूँ, तो वो ठीक नहीं है। उनको हम गेट वेल सून कहेंगे और आपसे भी मैं कहूँगी कि उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैंने भी उनके लिए दुआ कर दी है। और अनम, अगर आप देख रही हैं तो जल्दी आ जाइए। बहरहाल जी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अकेले शो करना पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है। हम अंजुमन ही समझते हैं, खलवत की क्यों ना हो, लेकिन जब इंसानों की खलवत होती है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसी थॉट के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं वो ख़बर जिसके बारे में सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं नहीं थी, अनम बहुत ज़्यादा थी। आई होप वो घर में बैठ के अभी भी एक्साइटेड होगी और कह रही होंगी कि बिल्कुल सही कहा था आयशा मैंने कि पाकिस्तान जीत जाएगा, और पाकिस्तान जीत गया। शुरू में हमने ये देखा था कि थोड़ी सी इस तरह की परफॉर्मेंस रही कि हमें डर लगना शुरू हो गया कि पता नहीं अब पाकिस्तान जो है ना वो क्या करना शुरू कर देगा, इतनी जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं। लेकिन फाइनली एंड में आके उनको थोड़ा सा होश आया और उन्होंने जितवा ही दिया अपनी टीम को। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। ये अहम जीत हासिल कर ली, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। आगे जो मैच होना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए जीतना, अगर उसको फाइनल तक पहुँचना है। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 134 रन का हदफ जो है वो 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया, और यूँ उन्हें 2 अहम पॉइंट्स भी मिल गए हैं। हदफ का ताक़ुब करते हुए ग्रीन पाकिस्तान को इब्तिदा में मुश्किलात का थोड़ा सामना करना पड़ा था। 5 खिलाड़ी 80 के मजमूए पर आउट हो गए थे, पवेलियन लौट गए थे, और साहबजादा फरहान, जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि उससे पहले जो दोनों इंडिया के साथ मैचेस हुए हैं उसमें साहबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया और विकेट पर वो डटे रहे थे, लेकिन कल वो भी जल्दी आउट हो गए। 24 रन उन्होंने बनाए। दैन फ़खर जमान, वो सिर्फ 17 रन बना सके। साइम अयूब, उनकी ज़रा कुछ समझ नहीं आ रही है, सिर्फ 2 रन पर एक मरतबा फिर से आउट हो गए। दैन कैप्टन की बात करें सलमान अली आगा, तो वो 5 रन बना सके। मोहम्मद हारिस ने 13 रन बनाए, फिर वो भी आउट हो गए। और ऐसे में मोहम्मद नवाज़ और हुसैन तलत, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम ये जिम्मेदारी लेंगे, और उन्होंने बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को अहम जीत दिलवा ही दी। और फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जो है ना उनको अभी भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। मोहम्मद नवाज़ के बारे में बताएं तो उन्होंने तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 38 रन बनाए, और हुसैन तलत ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत भी दिलवा दी है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वहां पर इस वक्त भारत और एक मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि पाकिस्तान 2 मैचेस में 1 कामयाबी के बाद 2 पॉइंट्स के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश 1 मैच खेलकर कामयाबी के बाद 2 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है, जबकि श्रीलंका की बात करें तो वो मुसलसल 2 मैचेस हारकर आखिरी पोजीशन पर है। स्टार्ट श्रीलंका का बहुत अच्छा हुआ था और सब कहते हैं कि श्रीलंका की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन अब बैक टू बैक 2 उनको हार मिली हैं, जिसकी वजह से वो उनका सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस है, पाकिस्तान से हमें कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए, और कल का मैच किस तरह से रहा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये हम जान लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तबसरा थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले कल के मैच के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने देखा, क्या जज्बे कंसिस्टेंट रहे जज्बात, या फिर ऊपर नीचे होते रहे हमारी तरह? जी सलामुअलैकुम। यकीन तौर पर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ऊंच नीच और इसका आदी जरूर हो गए, मगर जब इंडिया के खिलाफ हम होते हैं तो अभी तक वही, क्योंकि इसलिए कि इंडिया के खिलाफ मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, और दैट टाइम हम लोग जब थे, और हमें उनकी कल पर पता है कि क्या है। बट और हमें आपका 9 विकेट हॉल भी पता है जो इकबाल साहब के साथ था, आपका और इकबाल साहब का। जी हाँ, बस वो एक टाइम था, लेकिन अफसोस यही होता है कि हालांकि ठीक है वो टाइम अपना अलग जरूर था, बट परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे जरूर होती हैं, मगर इतना खराब नहीं होती जितना कि अभी हम देख रहे हैं। बट आई थिंक कल के मैच के बाद हमें एक तसल्ली मिली है, और डेफिनेटली हम जो है क्वालिफाई करने जा रहे हैं। क्वालिफाई मीन के हम फाइनल इंशाल्लाह खेलने जा रहे हैं, इसलिए कि मुश्किलात तो हैं, और लेकिन जो ऊंच नीच मैचों में आ रही है, मैं हमेशा उसी की बात पूरे टूर्नामेंट में हम करते रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के। क्या कंसिस्टेंसी नहीं है आपके यहाँ, थोड़ा सा मुश्किलात ये है कि आप टीम जो खिला रहे हो उसका पता नहीं चल रहा, बॉलर्स कौन बॉलिंग करेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ है। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम दूसरी लोगों को देखें तो वो एक प्लान करके आए। इवन के आपकी जूनियर टीम जो आई थी, ओमान, यूएई, ये जो टीमें आई थी, इन्होंने भी इस फॉर्मेट को
उस तरह ही खेला जिस तरह होना चाहिए। आई मीन के और हम ये 6 ओवर्स तौसीफ को साहब बड़ा हैरानकुन है कि पाकिस्तान की टीम इसी टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छा भी खेलते रहे हैं और बड़ी उम्मीदें सबको पता है कि बड़ी लगा कर रखते हैं हम लोग। और स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन रही है पिछले चंद महीनों के दौरान, उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर भी हम दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा बढ़तर हैं, लेकिन प्लान कुछ समझ नहीं आया। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को हम देखें तो वो स्पिनर्स के साथ खेलते रहे, हमारी टीम के अंदर स्पिनर कम थे, जो फास्ट बॉलर है वो ज्यादा थे। ये क्या स्ट्रैटेजी थी, ये समझ नहीं आई है। नहीं, स्ट्रेटेजी तो आप जो सिचुएशन वहां पे होती है, मसलन जैसे कि कल हम अबू धाबी में खेल रहे थे, यहाँ की पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी होती है और पेसर्स को भी हेल्प करती है। हमने देखा बहुत अच्छा, हमने टॉस जीता कप्तान साहब ने, और जो है वो देखा आपने कि हमारे शाहीन आफरीदी और हुसैन तलत ने विकेट्स लिए 3 और 2, और उसके बाद वो जो है ना बैकफुट पे चली गई पूरी टीम। तो आई थिंक मेरा ख्याल, देखिए हर टीम के खिलाफ, अब तो मैं सीधा कहता हूँ कि इंडिया के खिलाफ हमें कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए जो हमें नजर आई। क्योंकि दायरे एक मैच के बाद फौरन ही हमने, नो डाउट श्रीलंका की टीम अच्छी है और हमने उनको बिल्कुल वन साइडेड गेम कर दी है। गो के हम फंस गए थे बीच में दायरे, ये तो हमारा हमेशा से रहा है कि हम मुश्किल बनाए बगैर जो है मैच कभी भी साहब अपने 12 रन्स के दौरान 4 विकेटें गंवा दी, 45 पर 0 थे, 57 पर 4 आउट हो गए। जी हाँ, और आप कॉन्फिडेंस नहीं देते लोगों को, पता है अभी टाइम जो है वो बॉलर बन गए थे और उनकी प्लेस जो है ऊपर है, उनको नीचे ले आए बॉलिंग की वजह से। आप क्या करेंगे, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बॉलिंग भी आप उनसे नहीं करा रहे, नवाज से भी आप बॉलिंग नहीं करा रहे। मतलब ऐसे मेजर वो हैं जिसको आप किस तरह डील कर रहे हैं, आई डोंट नो। हमें नजर आता है, हम कोई इतनी कम क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन ठीक है वहां जो हो रहा है वो आप पता, लेकिन वहां जो हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं ना कि आप किस तरह, वो हसन नवाज को आपने ड्रॉप किया है, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था उसको। और ठीक है आप अपने हिसाब से टीम जरूर बना रहे हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल टाइम में है कि कुछ एक आध चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। अगर साइम ऊपर नहीं खेल पा रहे तो फिर ना बॉलिंग करा रहे हैं आपसे, तो हसन नवाज को आप ले आइए, मतलब एक प्रॉपर टीम बनाइए जो हमें दूसरों को। आई एम रियली ग्लैड तौसीफ साहब आप हाईलाइट कर रहे हैं और आपने साइम का खास तौर पर जिक्र किया है। कुछ मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि साइम इज़ वेरी यंग और नो लुक क्रिकेटर था, ये इस तरह से एक शॉट करके वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे, लेकिन जब से उनकी इंजरी हुई है वो रिकवर नहीं कर पाए और दोबारा से फॉर्म में नहीं आ पाए। तो क्या कुछ मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि इनको शायद दोबारा से कुछ अरसे के लिए डोमेस्टिक में भेज देना चाहिए कि वहाँ पर जाकर खेलकर अपनी क्रिकेट को बेहतर करें एंड दोबारा फिर आ सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए डोमेस्टिक में तो सबको जाना चाहिए, ये 4 ओवर की क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है दुनिया में बहुत है, दुनिया उसी तरह खेल रही है, बट और 4 ओवर्स की लिए बॉलर बॉलिंग करता है और उसके बाद घर चला जाता है, पैसे लेता है, सीधी बात है, पैसा ठीक ठाक इसमें मिलता है, दुनिया में ये हो रही है। फिर आप 10 शुरू हो गई है, तो अब हम मतलब फ्रेश लेग जो हैं वो भी अब इसी तरफ भाग रहे हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर की क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है, ठीक है हम ये खेलते हैं, आपको पैसा मिलना चाहिए अपनी जगह, मगर यंगस्टर, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है। यंगस्टर आमिर छोड़ के चले गए, बताइए अभी तो ठीक थे, अभी इतने स्टेटमेंट दे रहे हैं सब, आप आन के क्यों नहीं खेलते थे फर्स्ट क्लास और जो है हमारी 50 ओवर की क्रिकेट। ये तो आई मीन हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है हमारे पास मुश्किलात हैं, बहुत हैं, अपनी जगह है, बट आई थिंक हमें किसी पे रिलाय नहीं करें। आपके पास यंग प्लेयर है, जाके फर्स्ट क्लास खेलें, जो भी है सबको बोले कि चेयरमैन पीसीबी ओवरबर्डन तो नहीं है? ओवरबर्डन तो हैं, डेफिनेटली हैं, क्योंकि वो जो दूसरा वाला सिलसिला है वो तो बहुत ही ऐसा, फिर हालात भी ऐसे हो गए कि जिसमें मुश्किलात होती हैं। उन्होंने, लेकिन देखें ठीक है उन्होंने तो फर्स्ट टाइम में स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि मैं इसको नहीं वो कर सकता क्योंकि मैं क्रिकेट को इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को दिया जो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर थे और देना चाहिए था उनको, मगर आई एम सॉरी टू से वो अपना काम पूरा नहीं कर सके। 50-50 लाख रुपए उन्होंने लिए की बात, लेकिन आज किधर है वो सब। तो मुझे ये भी हैरत है कि हमारे यहाँ जो है ना जो ग्रेट प्लेयर हैं, और इसमें तो मुझे पता चल गया कि जो भी है बहरहाल खेले हैं आप अपनी जगह, बट मुझे इतना वो नहीं किया इन लोगों ने, सब ने, मैं भी
30-35 टेस्ट मैच और 70 वनडे खेला हुआ हूँ। अपनी जगह में पार्ट भी था अभी सिलेक्शन कमेटी का, अपनी जगह था। पर मैं क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, लेकिन हैरत यह है कि चेयरमैन साहब ने तो अपना काम किया, उनको दिए कि भाई ये लीजिए, ये हमारे ग्रेट प्लेयर है, वो वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, यही है ना सर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। और डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 25 करोड़ की आवाम है और उसमें से ये 11-12 जा रहे हैं हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एटलीस्ट इनके ऊपर तो इतना काम होना चाहिए कि बेस्ट निकल के हमारी तरफ से जो प्रोडक्ट है वो जाए। अच्छा, इन द एंड अब जो अगला मैच होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो हम नॉर्मल जब खेलते हैं हमारी टीम अच्छे से ये होता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करते, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। आप जिस वेन्यू पे जा रहे हैं वहाँ की सिचुएशन देखें। अगर फास्ट बॉलर ऐड करना है फास्ट बॉलर ऐड कर दें, स्पिनर ऐड करना है स्पिनर ऐड कर दें। मुझे साइम से थोड़ा वो है तो कुछ, मैं ये नहीं कहता वो ठीक है, फेल हो गया, वो तो काफी खेला, लेकिन आप हसन नवाज को ले आओ उसकी जगह। मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में वैसे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप ले आओ, कोई बुराई थोड़ी है इतने मैचेस के लिए। वो ऊपर अगर नहीं जाएगा तो उसके लिए मुश्किल है बहुत ही। हुसैन तलत ने जैसे मैच जितवा दिया या नवाज ने जाके मैच को कर दिया, तो बहुत मुश्किल है। जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, देखिए ये बैक टू बैक मैच खेलेंगे, बड़ी अहम बात है, क्योंकि वहाँ बहुत बुरा हाल है। मैं तो रह के भी आया हूँ और क्रिकेट भी मैंने वहाँ बहुत किया। ह्यूमिडिटी इतनी है कि आदमी का निचोड़ देती है बिल्कुल, पानी की कमी और ये, और मतलब बहुत बुरा हाल होता है। तो बैक टू बैक मैच खेल रहे हैं, आज वो इंडिया से खेल रहे हैं, कल हमसे खेलेंगे, तो मुश्किलात तो है, लेकिन इसके लिए जाहिर है तैयारी तो वो लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो लेकिन पाकिस्तान थोड़ा फायदा उठा सकता है इस चीज़ का कि अगर वो बैक टू बैक खेल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टेक्निकली डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ लड़कों की गलती नहीं है, इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी और सब को जिम्मेदार ठहराना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गेम जो है ना उसके अंदर 1-2 मैचेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, या मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। एक और बड़ा अच्छा उन्होंने जो मशवरा दिया कि हसन नवाज को अब ले आए अगर साइम की जगह, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी हसन जो साइम है वो राइट नाउ परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट्स सी आगे क्या किया जाता है। हमारी उम्मीदें तो यही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच खेले, लेकिन जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि वो जब डिजिटल मीडिया पर या सामने आए तो उनको हम कैप्चर करें और अपने नाजरीन के लिए, सबसे आगे के नाजरीन के लिए लेकर आएँ। कल के मैच में भी कुछ इस तरह के हमारे सामने विजुअल्स आए जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वो ये कि पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद, आपको पता है श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में उन्होंने जश्न मनाया, और पाकिस्तान और श्रीलंका के ये मैच जो था उसमें बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन उस वक्त बन गई जब श्रीलंका के हसरंगा जो है उन्होंने फ़खर जमान का कैच थामा, तो उन्होंने भी बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं रखा और उन्होंने पूरा उधार चुकता कर दिया और अबरार के अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद उन्होंने साइम को बोल्ड किया, तो फिर एक मरतबा उन्होंने अबरार के अंदाज में जो है ना इसको सेलिब्रेट किया, और इन द एंड जब मैच ख़त्म हो गया तो ये दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलते हुए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो हमें दिखाते हुए नजर आए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने राइवलरी जब दिखानी है तो वो खेल के मैदान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब आप डगआउट में चले जाते हैं, आपका मैच ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त आपकी जेंटलमैन क्रिकेट या जेंटलमैन गेम जिसको कहा जाता है उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बाकी रहनी चाहिए। वो हमें नजर भी आई हसरंगा और अबरार अहमद के दौरान। एक मिनट तो फिर से जरा देख लेते कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ना मिमिक किया, कि जब आउट किया हसरंगा ने तो उन्होंने अबरार को कॉपी किया, और जब अबरार ने आउट किया तो उन्होंने हसरंगा के स्टाइल के अंदर ये स्टाइल आप देख रहे हैं। आपको पता है ये अबरार अहमद जो हमारे अपने अबरार अहमद है ना, उनका स्टाइल है, वो खड़े होकर इस तरह से देख रहे होते हैं और बड़ा मीम भी बन चुका था उनका। बहरहाल जी ये बड़े इंटरेस्टिंग से विजुअल से हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं, और आई होप आप लोगों ने कल के मैच को एंजॉय भी किया होगा। और थोड़ा ऊपर बिल्कुल लीनियर ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए ना, ये हमें एंटरटेनमेंट फराहम करते रहते हैं हमारे जितने भी खिलाड़ी होते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म की मेहमान मौजूद होंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद होंगे जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो उसके अंदर एक हौसले की अलामत है, एक जुर्रत की अलामत है और इसी से वो पहचानी भी जाती है। और ब्रेक में स्पेशली मैं उनसे बात कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों के अंदर इतनी रेजिलियंस जो है ना वो किस तरह से आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ समर हारून बिलोर साहिबा की। समर हारून बिलोर जो है वो 2018 तक अमली सियासत से दूर रहती थी, एक घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2018 में एक हम कह सकते हैं एक आफत उनके सर पर टूटी। उनके लिए एक आजमाइश की घड़ी लेकर आया वो वक्त जब आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान पेशावर के इलाके सर्कुलर रोड पर दहशतगर्दों ने उनके शौहर और ANP के उम्मीदवार हारून बिलोर को शहीद कर दिया था। हम सबको याद है वो लम्हा। और ये सानिया जो है ना सिर्फ एक ख़ानदान नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धचका भी साबित हुआ था। लेकिन समर जो हैं उनको हमें सलाम पेश करना चाहिए। उन्होंने हौसला नहीं हारा। उन्होंने अपने शौहर की नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब लड़ा और नतीजा ये निकला कि अक्टूबर 2018 में वो कामयाब होकर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जनरल नशिस्त पर मुंतखब होने वाली पहली खातून भी बन गई। मोस्टली वरना हमारे यहाँ पर ख़वातीन रिजर्व सीट्स पर आती हैं, लेकिन उन्होंने जनरल नशिस्त के ऊपर हल्के की सियासत की और उसके बाद वहाँ पर इंतखाब लड़ा और जीता और वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की MPA भी बनी। यूँ सूबे की तारीख में एक नया बाब हम कह सकते हैं रकम भी हो गया। समर हारून बिलोर जो हैं वो सिर्फ अपने शौहर ही नहीं बल्कि अपने ससुर बशीर अहमद बिलोर साहब को भी दहशतगर्दी के हाथों खो चुकी हैं। और 2013 के दौरान ये सारी सिचुएशन 2012-13 के दौरान मुझे याद है ये इंसिडेंट हुआ था बशीर अहमद बिलोर वाला। लेकिन उसके बावजूद उनकी रेजिलियंस जो है ना वो काबिल सताइश भी है, काबिल दीद भी है। आज हम ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जज्बा कहाँ से आता है, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है कि इन सब मुश्किलात के बावजूद दैट कीप्स देम गोइंग या कीप्स हर गोइंग। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी। समर हारून बिलोर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं हाउ इज़ इट गोइंग? आप रिजर्व सीट्स के ऊपर एक मरतबा फिर से आपने पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लिया है, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। नेशनल असेंबली का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि चारों सूबों से वहाँ पे नुमाइंदगी है। आपको वाज़े तौर पे लोगों के लिबास से, उनके बोलने के अंदाज से पाकिस्तान के सारे रंग नज़र आते हैं एंड अपने अपने इलाकों की सब लोग नुमाइंदगी करते हैं। एवरीबडी स्पीक्स फॉर देयर ओन पर्टिकुलर एरियाज। तो it's a good I'm still learning but it's a good opportunity. आप तो मरते दम तक सीखते ही रहते हैं ना, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अच्छा समर, पर्सनल लाइफ एंड देन प्रोफेशनल लाइफ, पॉलिटिक्स, इन दोनों को मैनेज करना ख़वातीन के लिए पता नहीं अब ये मिथ ही बन चुका है क्योंकि जितनी ख़वातीन यहाँ पर आती हैं उनको देखकर मुझे लगता है भाई मुझे लगता है कि किया जा सकता है। ये सिर्फ जिन्होंने नहीं किया ना उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। इज़ इट टफ या फिर मैनेज हो जाता है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर ज़्यादा करना पड़ता है दूसरे को मैनेज करने के लिए? इट इज़ टफ। मैं झूठ नहीं बोल सकती कि आसान है। मेरा क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैंने जनरल नशिस्त से पिछली टेन्योर में इलेक्शन लड़ा और जीता। हाँ, 2018 में 2024 के इलेक्शंस में भी मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा और एक बहुत छोटे कम वोट्स के मार्जिन से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से मैं सेकंड पोजीशन में आई। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह मैं फिर जनरल नशिस्त पे लड़ूंगी। सो मेरे एक कंस्टिट्यूंसी को हैंडल करना होता है, कुछ आपको अपनी पार्लियामेंट्री या पार्टी की ड्यूटीज़ देखनी होती हैं। लेकिन मैं एक सिंगल पेरेंट भी हूँ, ये सिर्फ नहीं है कि मैं एक खातून हूँ, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। तो मुझे अपने घर और बच्चों की जिम्मेवारी बग़ैर किसी बैकअप के देखनी होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, टाइम मैनेज करना, अपनी अटेंशन मैनेज करना, उसमें सबसे ज़्यादा आप खुद ही सफ़र होते हैं। दोनों चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से पूरी कर लूँ। मामा आप क्या हमें टाइम नहीं देती हैं, आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा या पार्लियामेंट चली जाती हैं? तो बच्चों की तरफ से शिकवा आता है? मैं पॉलिटिक्स में एंटर की हूँ अपने बच्चों की ज़िद पे, क्योंकि जिस टाइम मेरे हस्बैंड हारून की शहादत हुई तो हमारी बड़ी एक अच्छा खुशहाल हमारा घर था। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई थी, तो पॉलिटिक्स या सीट या ये चीज़ों पे मेरा बिल्कुल ध्यान उस वक्त नहीं था। मेरे बच्चों को क्योंकि हमने जब FIR कराई वी रैन इनटू अ डेड एंड। बस एक हद तक वो केस परस्यू हुआ। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में हम अमूमन सुनते हैं कि जो परपेट्रेटर्स थे या उनके जो हेल्पर्स थे, क्योंकि परपेट्रेटर सुसाइड ब्लास्ट में
अपने विक्टिम्स के साथ ही जहन्नुम वासिल हो जाता है। लेकिन जो उनके हेल्पर्स थे वो कहते हैं वो अफ़गानिस्तान चले गए, बॉर्डर क्रॉस करके चले गए। तो अगर मैं घर बैठ जाती, बच्चे मेरे छोटे थे उस वक्त, तो जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है और हमारे घर के साथ दूसरी दफ़ा की है, वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते। तो सिर्फ उस ज़िद में कि हमने उनके वो नहीं करना। समर, ये आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली। ये सिर्फ सुन के ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। डेफिनेटली आपने तो गुजरा है उस वक्त से। मुश्किल था? हाँ, बहुत मुश्किल था। देखिए, आप जब घर की दहलीज क्रॉस करते हैं, आप अपनी प्राइवेसी गिव अप करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ गिव अप करते हैं। कल भी मैं रात को, शाम को रादर, एक कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे लोग अब रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, वो आके आपसे पब्लिक प्लेस में, आपकी प्राइवेट लाइफ में सवाल जवाब पूछते हैं, जो मेरे लिए तो बस पार्ट ऑफ रूटीन बन गया है। लेकिन जो मेरे साथ लोग होते हैं उनको फील होता है कि उनकी प्राइवेसी कभी कभी इम्पीड होती है। इट वॉज़ नॉट ईजी। मैंने ये दुनिया नहीं देखी हुई थी, और अगेन मैंने अपना स्टार्ट ऑफ द करियर अब तक मैंने सिर्फ इस मोड़ पे नहीं रखा कि मैं एक रिजर्व्ड सीट पे हूँ तो मैं पार्लियामेंट आऊँ जाऊँ। मैंने हल्के की सियासत संभाली है। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि एक तो शौहर को खोने का दुख, वो तो बिल्कुल भी इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपने बच्चों के बाप को खोने का दुख, बच्चों को आपने संभालना है, उनको वो वक्त भी देना है, उनकी तरबियत भी वैसी होनी चाहिए जैसे कि एक नॉर्मल बच्चों की होती है। एंड देन उसके साथ साथ इस चीज़ को भी मैनेज करना कि मैं रिज़र्व सीट्स पर नहीं जाऊंगी, मैं हल्की की सियासत करूंगी। ये तो डबल आपके लिए जो है ना मुश्किल क्रिएट कर देता है। बहुत मुश्किल है, और हल्का संभालना बहुत मुश्किल है। कि इसलिए नहीं कि लोग ख़राब हैं, लोग इंतहाई जिसको कहते हैं पुरखुलूस, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त देने वाले लोग। अगर मुझे लोग ऐसे ना मिलते तो मैं फिर ये चीज़ ना कंटिन्यू कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन उनकी उम्मीदें हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनके काम हैं। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी भी हूँ, और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद फिर मेरे पास लिस्ट लिखी होती है, और ओवरनाइट और भी लोगों की आ जाती है, उनके कॉल्स, किसी का गैस का कनेक्शन कट गया, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, किसी के बच्चे की एडमिशन, किसी को बेड नहीं मिल रहा आईसीयू में, विच इज़ अ ग्रेट इशू नाउ डेज। तो मेरे 2 घंटे लग जाते हैं इसी चीज़ के ऊपर। उसके साथ साथ मैं अपना घर का डे ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ। इतनी सारे जो आप किरदार अपनी जिंदगी में, लेकिन इधर मैं ये कहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का ये फैसला था कि मैं सियासत में जाऊँ, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा बिजी होना हैंडल कर लेते हैं। मैं जब थक जाती हूँ या मैं कंप्लेन करती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं, लुक एट द ब्राइटर साइड, आप लोगों के काम आ रही हैं, आप कोई अच्छा सोसाइटी में रोल वो कर रही हैं, घर पे बैठ के आप क्या करती हैं। सो माय किड्स आर वेरी सपोर्टिव, और इसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत लाइक आई सेड डुअल रोल अदा करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल, मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि इतनी अपनी ज़िंदगी में आप इतने सारे किरदार, एक माँ का किरदार भी निभा रही हैं, एक हल्के की सियासतदान का किरदार भी निभा रही हैं, एक बेटी का किरदार भी निभा रही हैं। मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या है इनमें? कौन सा किरदार निभाना? सिंगल पेरेंट होना। क्योंकि देखिए, ये जिम्मेवारी मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती। जिसके साथ मैं बांट सकती थी वो इस दुनिया में है नहीं। सो बच्चों की देखें, अगर मेरे बच्चे सही रास्ते पे ना चले या वो अपनी ज़िंदगी में कोई फाल किरदार ना अदा कर सके, तो मेरी तो ज़िंदगी या मेरा तो जो सारी एक स्ट्रगल है वो बेमानी सी हो जाएगी। जब आप 2 लोग होते हैं तो आप ये ड्यूटीज़ बांट सकते हैं। बच्चों को चेक करना भी, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली ड्यूटीज़ भी आप बांट सकते हैं। अब मुझे ये है कि मुझे अपने बच्चों का दोनों वालिदैन के स्लॉट्स भरने होते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी भी मुझे लगता है कि ज़्यादा फिर होती होगी कि बच्चे जो है ना, एक पॉलिटिशियन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, उनके अपने बच्चे जो हैं वो क्या करें। तो मेरे, लेकिन असल में यह है, मैं खुद और मेरे बच्चे, हमने आँख ही सियासी माहौल में खोली, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, लोगों को हमारा प्रिविलेज नज़र आता है और हम बार बार इस प्रिविलेज के लिए कॉल आउट होते हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी का भी पता है। जब ये हादसात और ये शहादतें नहीं भी हुई थी तो मेरे बच्चों ने कभी संडे वाला दिन अपने वालिद के साथ या दादा के साथ नहीं गुजारा था। हमने कोई ईद
एज अ फैमिली नहीं गुजारी थी, वो हमेशा कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ होती थी। और मैंने अपने वालिद के घर में भी ये चीज़ देखी हुई थी। तो आपके लिए ऑलरेडी वो नॉर्मल, आपको पता है फिर आपके पेरेंट्स या आपके जो लव्ड वंस हैं जब वो टीवी पे आते हैं, अखबारों में मेंशन होते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने कोई छोटी सी भी गलती कर ली तो वो एकदम से एम्पलीफाई हो जाएगी। तो बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा है। मैं ये समझती हूँ कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उनके घर वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का पता होता है कि ये जो हमारे प्यारे हैं ये सिर्फ हमारे नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के, ये हल्के के बहुत सारे लोगों के साथ हमें बांट के इनको चलना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा सियासत के ऊपर आ जाते हैं। आपने ANP को छोड़ा एंड देन यू जॉइन मुस्लिम लीग नून। इसके ऊपर तनकीद भी हुई डेफिनेटली, जो आपको वोट देने वाले लोग होते हैं वो भी क्वेश्चन करते होंगे कि भाई ये फैसला आपने क्यों किया है। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये फैसला आपने क्यों किया कि ANP छोड़ के आपने नून लीग को ज्वाइन किया? देखिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के जो मेरे चीदा चीदा सपोर्टर्स थे उनको मैंने कॉन्फिडेंस में ले के ये वो किया है। और मैंने पहले भी कहा है, मैं आपके शो पे भी कहूँगी कि मैं अवामी नेशनल पार्टी पे, उनकी लीडरशिप पे, उनके वर्कर्स पे कोई तनकीद नहीं करना चाहती। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र गुजरा, तो मैं उनको अच्छे ही अल्फाज में याद करना चाहूँगी। लेकिन मेरी एक ज़ाती सोच है, मेरी एक अपनी मैं एक तरीके की सियासत करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फॉलो अ सर्टन पाथ, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, स्पेशली अफगान पॉलिसी के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरी फैमिली एक विक्टिम है, मेरे बच्चे विक्टिम हैं और हम सारी उम्र विक्टिम रहेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, जब अभी मेरे बच्चों की शादियाँ होनी बाकी हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे खुशी के और खुदा न खास्ता गम के मराहिल आने बाकी हैं, हम हमेशा ये कभी महसूस करेंगे। तो उस पे मेरा जो स्टांस था, मुझे फील होता है कि उस पार्टी के मेजॉरिटी लोगों से मुख्तलिफ था। ठीक है, सारों से नहीं, मेजॉरिटी से। तो आपको पता है सारी पार्टीज में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए भी एक सोर पॉइंट नहीं बनना चाहती और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत करूं और अपने हल्के की लोगों की नुमाइंदगी करूं जो कि मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं और जो पेशावर सिटी के लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं उसके साथ अलाइन करें। क्योंकि पेशावर, आपको पता है, स्पेशली पेशावर शहर जो कि पुराना पेशावर है, कदीमी पेशावर है, वो इंतहाई टेररिज्म की मद में आया हुआ है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, और उसके निशानात आज भी नज़र आते हैं वहाँ के दरो दीवार के ऊपर। दरो दीवार, अगर आप पेशावर शहर में कोई 50 लोगों की एक गैदरिंग में बैठ जाएं तो उसमें कोई ना कोई गाजी होगा, कोई ज़ख्मी होगा, किसी के घर में कोई शहीद होगा। आप अनस्केथ कोई भी नहीं है, क्योंकि मस्जिद, स्कूल, मार्केट्स, जनाजे, कोई जगह नहीं बची। तो वहाँ के लोगों का भी एक माइंडसेट है, वो एक टेररिज्म के ऊपर एक सोच रखते हैं। पेशावर में जो एक इन्फिल्ट्रेशन हो गई है हर किस्म के लोगों की, उस पर एक सोच रखते हैं। मेरी जिम्मेवारी ये कि मैं उस सोच की अक्कासी करूँ। तो आई थॉट कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां पे मैं खुल के अपनी और अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की जो सेफ्टी सिक्योरिटी की वो है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं उसको सेफगार्ड करूं, रिप्रेजेंट कर सकूं। राइट। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं अपने सेगमेंट की। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन पॉलिटिशियंस जो हैं या ख़वातीन के लिए जो स्पेस है पॉलिटिक्स करने की, उसको आप किस तरह से देखती हैं एंड आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या मज़ीद तब्दीली आनी चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए? देखिए जी, आई थिंक पाकिस्तान में आजकल इतनी नहीं, लेकिन फिर भी अब ख़वातीन ने सियासत की तरफ रुख कर लिया है। बड़ी छोटी सारी पार्टीज़ में आप देखेंगी कि ख़वातीन अच्छे लीडिंग रोल्स में हैं। सारी बड़ी पार्टीज़ की स्पोक्स पर्सनस फीमेल्स हैं। लेकिन आई थिंक जो असली चेंज है वो घरों से आना ज़रूरी है। फैमिलीज़ को पर दरकार है कि वो अपनी बच्चियों को प्रमोट करें। जिन बच्चियों में टैलेंट है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का, पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, उनको फैमिली पहले सपोर्ट करे। क्योंकि एक खातून जब घर से कमज़ोर होती है या घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो कभी अपने आप को मजबूत नहीं फील करती। और अगर आप देखें हमारे 4 सूबों की, इनफैक्ट गिलगित को, आज़ाद कश्मीर को बीच में डाल दें तो 6, अगर आप सारे चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी देखेंगे तो आप देख लेंगे कि मरियम नवाज साहिबा इज़ आउट परफॉर्मिंग एवरीबडी बाय ह्यूज मार्जिन। और ये चीज़ उनके नाकिदीन भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आई थिंक अब ये बात नहीं रही कि खातून किसी फील्ड में पीछे रहेंगी। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में हार्ड वर्क की कैपेसिटी है, तो चाहे वो सियासत हो, खेल हो, जो भी एंटरटेनमेंट हो, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, तो आप अपने आप को आगे कर सकते हैं। हाँ, वुमन कार्ड
प्ले करने की मैं बहुत बरखिलाफ़ हूँ कि आप कह दें कि जी नहीं मैं खातून हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले, ये नहीं होना चाहिए। जब आप एक फील्ड में उतरे हैं तो आप मैदान में जाके और उसमें अपने आप को प्रूव करें। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं एंड डेफिनेटली आपकी राय जो सियासी तौर पर थी वो भी हमने लोगों तक पहुंचा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका समर हमें ज्वाइन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप इसी तरह से आप रोल प्ले करती रहें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। जनाब बहुत अच्छा पॉइंट्स जो समर ने आज रेज़ किया है वो ये कि ख़वातीन के लिए अब स्पेस बन तो रही है और हमें नज़र भी आ रही है, जैसे मरीम नवाज साहिबा भी काम कर रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी। ये बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन को इतना मौका या इतनी स्पेस दी जाए कि वो अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात कह सकें। और समर ने ये साबित भी किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी, ANP से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन उनको एक पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ था तो उन्होंने लड़ने झगड़ने की बजाय एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो इख्तलाफात जो है वो इस तरह से भी किए जा सकते हैं और अपनी बात को मनवाया जा सकता है। बहरहाल जी अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि आज हमने देखे बिल्कुल भी सियासी बातें नहीं की, हमने कोशिश की कि हम गैर सियासी बातें करें और आपके सामने जो सियासतदान हैं उनकी गैर सियासी ज़िंदगी कैसी होती है वो रखी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे गेस्ट से जो जब भी हमारे शो पर तशरीफ़ लाते हैं, जब भी हमारे शो का हिस्सा बनते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कई मरतबा। उनके कई गाने सिर्फ अभी नहीं, बड़े पुराने गाने, सुनी नहीं, ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, मैं वहाँ से उनकी जो है ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं बात कर रही हूँ शुजा हैदर की, जो कि म्यूज़िक भी करते हैं, कंपोज़र भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। कोक स्टूडियो के बारे में आप जानते हैं कि उसको भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके अंदर कई गाने गा चुके हैं। एंड देन हम की बात करें तो हम के कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना उन्होंने अपना काम जो है उसका हिस्सा बनाया है, कई गाने भी गाए हैं, लिखे भी हैं, म्यूज़िक भी कंपोज किया है। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा है वो परवाज़ है जुनून का मैं उड़ा है। बहुत कम इंटरव्यूज़ में जाते हैं, ये मैं जानती हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो दूसरी मरतबा मेरे प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। हमेशा वो जाते हैं एक सेलिब्रिटी की हैसियत से, एक म्यूज़िक कंपोज़र की हैसियत से, एक सॉन्ग राइटर या फिर एक सिंगर की हैसियत से, लेकिन आज इन सब के साथ साथ एक और हैसियत से वो हमारे साथ इस शो में शामिल होंगे, एक बाप की हैसियत से भी, क्योंकि उनकी लेगेसी जो है ना अब उनकी बेटियाँ आगे लेकर चल रही हैं। उनकी बेटी एक किरत जो है उसने हम टीवी के सुपरहिट ड्रामे मीम से मोहब्बत के लिए भी एक गाना जो है वो गाया। जो इनकी छोटी बेटी है जिनका नाम कॉम्पल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नाम है और बहुत ही यूनिक किस्म का नाम है, वो भी आगे आ गई हैं और उन्होंने एक नया गाना अपना लॉन्च किया है, लवर ऑफ माइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये गाना 19 की वाइब्स भी देता है, मॉडर्न पॉप जो है उसका फ्यूजन भी हमें नज़र आता है। इसके बोल खुद से कॉम्पल ने लिखे हैं, जबकि म्यूज़िक जो है डेफिनेटली उनके फादर यानी कि शुजा हैदर आपके और हमारे फेवरेट ने इसको प्रोड्यूस किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुजा हैदर बजाते खुद और उनके साथ कॉम्पल हैदर भी मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे अपने शो के अंदर। शुजा एंड कॉम्पल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने नोटिस किया होगा कि आप अभी अस्सलाम वालेकुम कह रही थी तो उनका वालेकुम सलाम आ गया, तो आप सोच रही कि तबीयत कितनी सख्त हुई इनकी। प्रोएक्टिव ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारे जेनजीज जितने भी हैं ना वो बहुत प्रोएक्टिव हैं, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। अच्छा कॉम्पल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपका ये गाना है। शुजा, आगाज़ में आपसे कर लेती हूँ। आपका वो गाना मुझे याद आ रहा था जिस वक्त हमने सोचा कि हमें ये सेगमेंट करना चाहिए, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। ये तो आपने गाया था, लेकिन अब सिर्फ आपकी कहानी नहीं, आपकी बेटियों की कहानी भी दुनिया सुन रही है और सुनना चाहती है। तो बताइए ज़रा, अपनी थोड़ी सी तजदीद कर लेते हैं आपके सफ़र की। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगेन एक मरतबा फिर आपको लेकर चलते हैं आपके माजी के झरोकों के अंदर। आज जब आप अपने आप को देखते हैं जहाँ पर पहुँच चुकी हैं और आपकी बेटियाँ माशाल्लाह आपका नाम रोशन कर रही हैं, वो वक्त याद आता है जब आपने स्टार्ट किया था? जी, मुझे बिल्कुल वो वक्त बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद है। वो इसलिए भी क्योंकि म्यूज़िक मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा हमेशा, और शौक भी था और स्ट्रगल में इसी में कर रहे थे, सीख भी इसी को रहे थे और कमा भी इसी से रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम हो रही थी, तो इसलिए मेरी याददाश्त म्यूज़िक को लेके और मेरे माजी को लेके, जो कि म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूत है। और मैं अब वो चीज़ें अपने बच्चों में ज़रूर देखता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हमें नहीं उस वक्त मिलती थी, जो लग्जरीज हमारे पास नहीं थी, जो अपॉर्चुनिटीज, जो भी प्रिविलेज आप बोलें, जो हमने बहुत मेहनत करके की, तो बेचारों कि मेरे बच्चे भी वो उस पे जाएं, लेकिन कम से कम हो सके मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ बीइंग अ फादर,
बिकॉज आई थिंक किरत एंड कोमल दे बोथ हैव ग्रेट वॉइस, इनमें बहुत पोटेंशियल है। तो मैंने अब अपनी पूरी जितना भी मैंने काम किया उसको मैं चाह रहा हूँ कि ये अब इनके हाथों में दिया जाए। सो जितनी सपोर्ट मैं कर सकता हूँ इनको वो मैं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करें। वो नाम रोशन कर भी रही है एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आगे जाके और भी नाम रोशन करेंगे। एंड शुजा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है, किसी भी इंसान के लिए अगर मैं बात करूँ, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई मेरी लेगेसी कौन आगे लेकर चलेगा, ये जो नाम मैंने बना लिया है, इतनी बड़ी एम्पायर मैंने खड़ी कर लिया, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको मज़ीद आगे कौन एक्सपैंड करेगा। तो आपको वो पोटेंशियल इन दोनों में, किरत में, कोमल में, दोनों में नज़र आता है कि हाँ दिल टेक इट फार अहेड, जहाँ तक मैं लेकर आया हूँ अपनी इस एम्पायर को? जी जी बिल्कुल। इनकी बेसिकली मैं बचपन से, इनको पता नहीं था, मैं बचपन से इनकी कोई ना कोई तरबियत तो कर ही रहा था म्यूजिक के लेके। मुझे, मैं खुद चाहता था कि ये हमारी जो फैमिली की लेगेसी उसको लेके चलाएं, क्योंकि अगर मैं बचपन में बताता रहता कि तुम लोगों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये उस वक्त इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते थे, बिकॉज अब जिम्मेदारी कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो मैंने इनको म्यूजिक बड़ा इंजॉय कराया, बहुत तरह का म्यूजिक सुनाया, और अब जाके ये इस जगह पे ये हुए हैं कि हाँ दे रियली वांट टू परस्यू म्यूजिक। पढ़ तो रहे हैं माशाल्लाह साथ साथ में, लेकिन म्यूजिक को भी ये उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं जितनी अभी तालीम को दे रहे हैं। तो मैं यही चाहता था ताकि म्यूजिक को जब भी करें दिल से करें, ऑनेस्टी के साथ करें, और मेहनत से करें। मेहनत से करें, और वो मेहनत हमें नज़र भी आ रही है। और एक आर्टिस्ट के लिए मेहनत का कामयाब होना ये होता है कि उसको सुनने वाले जो हैं या उसको देखने वाले उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कोमल, मैंने आपका गाना 2 से 3 मरतबा तो अभी तक सुन लिया है, एंड पहला जो मेरा रिएक्शन था टुवर्ड्स योर वॉइस वो ये था कि ये है तो छोटी बट इसकी आवाज़ बहुत मैच्योर है और वो नज़र आ रहा होता है। कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह से किया? शुजा तो बता ही रहे हैं, बट माइंड में उस वक्त क्या होता था जब आपके, आई डोंट नो आप क्या कहती हैं, आपके पापा आपको कह रहे होते थे कि बेटा ये आपने करना है? कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से आपने इसको सीरियस लेना शुरू किया म्यूजिक को? मुझे और मेरी बहन को हमें बचपन से इस चीज़ का शौक था। बार्बी की मूवीज देखते थे, देन हम लोग उनकी नकल करते थे गाना गाते हुए। वी वुड गेट दोस फेक माइक्स जो मिलते थे टॉय शॉप्स पे, तो उस पे हम लोग गाना गाते रहते थे। बचपन से शौक था, बट जो टेस्ट पापा ने बनाया, फिर वो गाड़ियों में गाना लगा के स्कूल जाते थे, पापा गाना लगाते थे। वी वुड कम बैक होम, पापा गाना लगा देते थे। वेट अ मिनट, ओके, आई थिंक वी प्रॉब्लम है। I can see you, we can see you, yeah. So फिर ऐसे होता रहता था, एंड देन खुद भी हमने म्यूजिक डिस्कवर किया विद टाइम। दूसरा आर्टिस्ट को देखा, और शौक तो अंदर से था बिकॉज हमने पापा को देखा है शुरू से, बचपन से। हम लोग बड़े ही ऐसे हुए हैं कि पापा को हमने देखा है, पापा का कोक स्टूडियो या कोई भी गाना, तेरा वो प्यार की म्यूजिक वीडियो। सो वी ऑल वी न्यू कि हम लोग को करना है ये, एंड शौक है करने का। ऐसा नहीं कि फोर्स हुआ है, समथिंग लाइक दैट। यही पूछना चाहिए थी कि ये शुजा ने ये तो नहीं कहा कि नहीं तुम्हें गाना ही गाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। अच्छा शुजा, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको अपने बच्चों के अंदर, ठीक है, पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि वो अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं, बट अगेन अगर आपको सिंग करना है तो उसके लिए आवाज़ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने डिस्कवर कर लिया था बचपन में इन दोनों, किरत और कोमल दोनों के लिए, कि हाँ इन दोनों की आवाज़ अच्छी है, ये कर सकती हैं, गा सकती हैं? जी, बेसिकली पता है ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से जब तक आप गुजरते नहीं ना, तो दुनिया का कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन ये पता नहीं लगा सकता कि जो दूसरा गाने वाला है उसकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। वो पता चलती है वोकल बूथ में जाके। अक्सर होता है कि हम लोग घर में या गाड़ी में या बाथरूम में तो गाते रहते हैं, पर जैसे वो माइक सामने आता है ना, तो वो बहुत सारी आपके जो आपकी गलतियां होती हैं, और आपके जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी सामने आती है, जो आपकी बुरी चीजें होती है वो भी सामने आती है, तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इस वक्त मैंने जब इनको वोकल बूथ में भेजा बगैर किसी गाइडेंस के, मैंने कहा जाओ तुम गाओ बस, जस्ट नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जस्ट गो एंड बी योरसेल्फ एंड सिंग। तो विद इन 5-6 मिनट्स आई गॉट टू नो कि इसका तो टोन बहुत ही मजे का टोन है, बड़ा टोन है। मुझे ऑनेस्टली मुझे ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ा इसकी आवाज के ऊपर, क्योंकि वो पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं करनी पड़ी, बिकॉज़ शी इज गॉट सच अ बिग वॉइस। कहाँ से मांगी फोन है, इतना मेरी भी नहीं है। जीन्स है ना, जीन्स है, उसकी वजह से आई है। अच्छा, तो दोनों ने सीखा भी है क्या शुजा या कोमल, अगर आप जवाब देना चाहें, आपने सीखा भी है या फिर नेचुरली आपकी आवाज़ इस तरह से थी और थोड़ी सी पॉलिश करके शुजा ने, एंड देन यू आर एबल टू सिंग नाउ? हमने कभी ज्यादा ऐसे नहीं किया, हम लोग ने बस जो गाने सुनते थे हम लोग उसको गाते रहते शौक में, वो भी। So with time, as I grew older, फिर मुझे खुद ही गाना आ गया, really.
बट आई स्टिल ट्राई कि मैं डिफरेंट म्यूजिक मतलब वोकल्स ट्राई करती रहूं, मैं करती रहती हूँ दरवाजा बंद करके। बट वैसे इतना भी प्रैक्टिस वगैरह इतना बैठ के नहीं किया, लाइक हाउ पीपल यूजुअली डू इट। इट जस्ट केम नेचुरली, लाइक बचपन से इट जस्ट केम नेचुरली टू मी, बिकॉज बारबी के गाने भी हम जब गाते थे देन वी वुड बी ऑन पॉइंट लाइक किरत एंड आई, सो वो नेचुरली आया था हमारे अंदर। चलें फिर थोड़े से आपकी वोकल्स जो है ना उनको मैं कहूँगी थोड़ा सा उनको वर्जिश में लेकर आएं और कुछ सुना दीजिए, बल्कि अपना ये गाना जो है ये जरा हमें सुना दीजिए हमारे देखने वालों को। Lover of mine, don't get me wrong, I can't see a life with you. Lover of mine, how could you still love me after all my killings? Wow. Your errands to the bookshop won't make you mine. Love a king. It's not you, it's me. You're the sweetheart along the beach, and the summertime, and your daily trials to get me to want you and sing for you. But I'm sorry, I'll never love you, baby. Beautiful, beautiful. Komal, why did you choose this genre like English? आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जिस सोसाइटी में है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी आबादी नहीं है जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड उस तरह से कर सके, डेफिनेटली बहुत अच्छे टेस्ट वाले या फिर अंडरस्टैंड करने वाले में। Why did you choose this genre? What happened was that कि मैंने ये गाना लिखा था out of nowhere, okay, and then I sent, मैंने पापा को भेजा, तो पापा ने मुझे यही बोला था कि you know like we live in Pakistan and यहाँ पे to like you know actually reach people you have to कि तुम उर्दू में ही करो। बट फिर पापा ने ये भी बोला कि as long as तुम कुछ कर रही हो, because गाना होता है वो जिस लैंग्वेज में हो, उर्दू इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो, but as long as आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो that's what matters। एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में उर्दू करने का मेरा पूरा इरादा है, बट लाइक मतलब स्टार्ट के लिए तो मैंने कर लिया बिकॉज कुछ लाना भी तो था, तभी मैंने। अच्छा आयशा, मैंने जल्दी से बोलूंगा दो चीजें मैंने आई मेक हर रियलाइज, ये कि एक तो बिकॉज यू सिंग लॉट ऑफ लाना डेल रे एंड टेलर स्विफ्ट एंड ऑल दिस सॉन्ग्स, सो वो एक बचपन का इन्फ्लुएंस होता है, एक इंस्पिरेशन आपकी बहुत सारी होती है, तो मैंने कहा ओके डू हाउएवर यू वांट टू यू नो डू इट, बट ये मैं इसलिए करवा रहा था कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है अंदर से। सो दिस सॉन्ग वाज एक्चुअली अ लेसन फॉर हर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके लिए भी, कि भाई जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। अच्छा शुजा, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं अपने सेगमेंट की, और मैं चाहूँगी जाने से पहले ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कुछ ना सुने, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं आपकी बड़ी पुरानी फ़ैन हूँ, तो क्या सुना रहे हैं? तेरा वो प्यार अगर आप सुना दें तो इट विल बी ग्रेट। तेरा वो प्यार सुनाता हूँ। हाँ। तेरी वो खामोशियां कह देती थी वो सभी जो तू ना कह सकी, कैसे बताती मुझे शर्माती थी वो जैसे आंचल में जलता दिया, खोए कहाँ मुझको बता, तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। वाह वाह वाह, कमाल, तालियां इस पे, तालियां, और नहीं भूलेंगे भाई, आपकी बेटियां भी अब बिल्कुल नहीं भूलने देंगी। थैंक यू सो मच। शुजा हैदर हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ की बेटी कॉम्पल हैदर मौजूद थी, उसको सपोर्ट करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट कॉम्पल फॉर द फ्यूचर। आई होप हम आपको और भी मुख्तलिफ गानों के अंदर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी तरह से देखते रहेंगे गुनगुनाते हुए। ये थे शुजा और उनकी बेटी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा हमारे सेगमेंट को। अब जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। मैं चाहूँगी आप तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो एक मोमेंट लें और ये सोचें कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोच रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी रूटीन के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ोन उठाकर देखते हैं कि भाई देख लें कितने लाइक्स आए हैं या फिर उनके जो शेयर्स हैं या व्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और 9 to 5 अपनी रूटीन के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनको क्या क्या करना है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होती है जो उठते साथ ही ये सोच रहे होते हैं कि उनको खाना क्या है, और जब उनको भूख लगी हुई होती है तो वो कुछ भी खाली पेट जो है ना वो खा पी जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारा आज का ये सेगमेंट आपकी सेहत के बारे में है और इसके अंदर हमने ये चूज़ किया कि वो तमाम लोग जो खाली पेट कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कॉफ़ी पी लेना, चाय पी लेना, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेना, ये आपके मैदे को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि फिर हमें ही तेज़ाबियत के मसाइल भी हो जाते हैं, मैदे के मसाइल भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अक्सर हमें पता भी नहीं चलता अनटिल वो इस स्टेज पर पहुंच जाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो इसका बेहतर अल्टरनेट क्या हो सकता है, हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं, इन सब के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ साहिबा। आप अक्सर इनको देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी हमारे सेशन इनके साथ होते हैं, जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड सर्केडियन रिदम स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जनाब खाली पेट अगर कोई इंसान कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, मसाले वाली चीज़ें खा रहा है तो उसको क्या क्या परेशानी लाहक हो सकती है उसकी सेहत के लिहाज से। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बताइए हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं खाली पेट खा खा के, गलत चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच अगेन। सबसे पहले मैं आपको ये निहार मुंह को बताने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आपको मैं थोड़ा सा सर्कैडियन रिदम की टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं। देखिए कायनात में ना, यूनिवर्स में भी एक रिदम है, सूरज, उसके प्लैनेट्स एक रिदम के साथ घूम रहे हैं, यानी एक हार्मनी है, एक बैलेंस है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को भी उस रिदम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सर्कैडियन रिदम की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हमारी जो बॉडी है वो सूरज के निकलने और सूरज के डूबने के साथ अल्लाह ने कनेक्ट करके भेज दी है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो इसका क्रिएटर है उसने कनेक्ट करके भेज दी है। तो हम में से वो तमाम लोग जो सूरज के निकलने और डूबने के साथ अपनी जिंदगी को बैलेंस करते हैं वो हेल्दी लोग होते हैं। मैं हमेशा कई जगह पे ये बात करती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है जो कि मैं समझती हूँ सर्कैडियन रिदम्स के ऊपर ही है। उन्होंने ये फरमाया कि जो कौमें सूरज को जगाती हैं, यानी अर्ली उठती हैं, वो तरक्की पाती हैं, और वो कौमें जिनको सूरज जगाता है वो जवाल का शिकार होती है। अब आप खुद ही कंपेयर कर लें हम कहाँ हैं और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज किधर हैं। अच्छा, अब बॉडी का जब हम सो के उठते हैं तो पहला जो आधा घंटा होता है बॉडी उसमें नींद की हालत से जागने वाली हालत में आ रही होती है, ठीक है, यानी फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस की स्टेट में वो आती है। जब ये दोनों स्टेट्स चेंज होती हैं तो बॉडी में होता क्या है, मगरिब के बाद हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ती है ताकि हम नींद की हालत में जाएं। सुबह 5 बजे के बाद मेलाटोनिन जो नींद का हार्मोन है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और कॉर्टिसोल जो जगाने का हार्मोन है वो बाहर आ जाता है, यानी ब्लड में आ जाता है। तो हमारी बॉडी एक्चुअली सुबह 5 बजे से तैयार होती है अपने दिन को शुरू करने के लिए। इसके अलावा भी 5-6 चीजें और होती हैं, वो मैं अगर आप पूछेंगी तो बताऊंगी। तो जब हम सो के उठते हैं हमारा जो आधा घंटा होता है ना उसमें जैसे गाड़ी को नहीं स्टार्ट करते, बिल्कुल बॉडी की मिसाल यही होती है कि आप अपने तमाम ऑर्गन्स और तमाम सिस्टम्स को स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसी चीज ले ली जो नेचुरल शिफ्ट हो रही है बॉडी में फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस, उसको आप ऑल्टर कर देंगे। अब क्या होगा कि सारा दिन आपकी बॉडी के ऊपर सुस्ती रहेगी, सारा दिन आप डिप्रेसिव रहेंगे, सारा दिन आपकी इम्यूनिटी बैठी रहेगी। अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो सारा दिन उसकी शुगर फ्लक्चुएट करेगी। तो साइंस अब साबित करती चली जा रही है कि जो सुबह का टाइम और अर्ली ब्रेकफास्ट जो है वो हमें जिंदगी देता है। अब फर्ज करें एक बंदा उठा, और ये सारी बातें हो रही हैं हमारे माशरे में, एक बंदा उठा और उसने 5 मिनट के अंदर 12 ग्लास पानी पी लिए। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स हैंडल किए हैं। अब वो क्या करेगा कि वो जो सारी वाइटैलिटी आनी थी जिसके पीछे एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो बैठ गया।
वो बैठ गया, उस दिन उस 12 ग्लास पानी से आपके हार्ट को भी नुकसान हुआ, आपके लिवर, ब्रेन, किडनी और आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स को नुकसान हो गया, आपको पता नहीं है। आपने तो कहीं से पकड़ा, कोई टोटका पकड़ा और आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहा जाता है ना वो पानी ज्यादा पिए, सुबह उठते साथ ही पानी पी लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो निहार मुंह या खाली पेट जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या उस वक्त हमारा जो मैदा है वो ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, इसलिए इसका अफेक्ट ज़्यादा होता है कि कॉफ़ी आपको नहीं पीनी चाहिए या मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए? क्योंकि यही चीज़ें अगर हम बाद में खा रहे हैं तो शायद वो इतना नुकसान नहीं दे रही, लेकिन निहार मुँह खा रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान देंगी। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी इसको? जी, निहार मुंह का टाइम पहले आप ये समझें कि उठने से लेके आधे घंटे के अंदर जो कुछ हम खाते हैं वो निहार मुंह होता है। और इस वक्त आपकी बॉडी रेडी नहीं होती खाना हजम करने के लिए, आपका मैदा, आपकी आंतें, आपके जिगर रेडी नहीं होता। अगर आपने उठते ही, अभी आपका बॉडी जागी नहीं है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें डाल दी तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो नहीं तैयार होगा। वो तैयार नहीं है ना, उसने अपने एंजाइम्स नहीं तैयार किए, उसको रेडी नहीं है सिस्टम, लिवर रेडी नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड रेडी नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत फायदेमंद चीज भी जो है वो आपको फायदा दे जाएगी। मैं चूंकि इससे इलाज करती हूँ तो मैं उसके एक एक दो दो मिनट का हिसाब रख के बड़ा प्रिसाइजली कैलकुलेट करके चलती हूँ जब मैं बीमारी का इलाज करती हूँ। लेकिन जनरली लोगों को एहतियात करनी चाहिए, पानी उठने के 10 से 15 मिनट के बाद पीना चाहिए। अगर किसी ने कॉफी पीनी है तो 30 to 45 मिनट्स के बाद जाके पिए और घंटे बाद नाश्ता कर ले। असूल ये है कि उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। यानी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपने कितना ऊपर नीचे, और आप तो एक एक मिनट की बात करिए तो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एज फैक्टर जो है क्या वो भी मैटर करता है कि बच्चे हैं तो उनके लिए डिफरेंट होगा, जवान है तो डिफरेंट होगा, और अगर बूढ़े अफराद हैं तो उनके लिए डिफरेंट होगा? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जैसे हम एज करते हैं और अगर हम बीमार होते हैं ना, तो ये जो शिफ्ट हो रहा होता है रिदम फ्रॉम अगेन नींद से जागने की तरफ, वो आहिस्ता होता है, वो शायद आधे से पौने घंटे में जाके होता है। तो उनका सिस्टम स्लो स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं वैसे हमारी शिफ्ट स्लो होना शुरू हो जाती है। जो यूथ होती है ना, जवानी, यानी कोई आप समझ लें कोई 16 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स 30-35 साल की उम्र तक ये बेहतरीन सिस्टम चल रहा होता है। तो आप अपनी टाइमिंग्स को फॉलो करें तो आप अपनी डिजीज मैनेज कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे में थोड़ा सा ये सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए बच्चा 4 बजे भी दूध पी रहा होता है और वो ठीक रहता है। बच्चा 6 बजे भी उठ के दूध पी लेगा, वो ठीक रहेगा, साथ भी समटाइम्स वो दूध पी रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ खवातीन के अंदर ही खास तौर पर हम ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि जी वेट मैनेजमेंट के लिए सुबह उठकर निहार मुझे नींबू वाला पानी पीना, गर्म पानी पीना, क्या वो ठीक है या उसके लिए भी तकरीबन आधे घंटे तक इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद पीना चाहिए उस पानी को? जी देखिए, नींबू वाला पानी जो है ना वो हर बॉडी टाइप के लिए ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपनी बॉडी टाइप का पता नहीं है ना, तो सेफ ये है कि आपने अगर कोई इस किस्म का टोटका करना है तो 30 मिनट्स का वेट करें, 30 मिनट्स के बाद जाके करें, बॉडी को सेटल हो जाने दें। अगर आप कोई गलत एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना तो आपकी बॉडी हैंडल कर लेगी क्योंकि उसका सिस्टम जाग चुका है अब। लेकिन अगर आप उससे पहले करेंगे तो उस खुराक की अगर वो आपसे मैच नहीं करती, चाहे वो कोई कहवा है या कोई भी चीज है, तो वो आपको नुकसान दे देगी, हालांकि वो होगी बड़ी फायदेमंद चीज। गलत टाइम की वजह से नुकसान हो जाएगा। और ये मैं बहुत देखती हूँ कि इंसान बड़ी अच्छी खुराक खाते हुए, पेशेंट्स कॉन्शियस हो गए हैं, लोग कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत अच्छी खुराक खाते हैं, बट टाइमिंग्स इतने बेतुके होते हैं कि वही फूड उनके अंदर टॉक्सिफाई हो रही होती है या डिजीज बना रही होती है। डॉक्टर साहब, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा मजबूर भी तो हो जाते हैं लोग, लाइक वो लोग जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उनके काम करने की टाइमिंग जो है वो शाम की है तो वो देर तक सोते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? उन लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उनको हम एक टर्म यूज होती है इन लोगों को, और इनके लिए एक टर्म जो है वो है सोशल जेट लैग, यानी ये लोग सोशल जेट लैग से सफर करते हैं। तो ऐसे लोग मैं देखती भी हूँ जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, उनकी बॉडी को मैं रात के टाइम पर मैनेज करती हूँ। उनका मैं नाश्ता बहुत अर्ली ले आती हूँ। उनसे मैं कहती हूँ जैसे ही घर पहुंचेंगे 4 बजे या 5 बजे अपना नाश्ता करके सो जाए, बिकॉज वो टाइम है जिसको हम सेहरी का टाइम भी कहते हैं ना। तो वो आपका नाश्ता नुश्ता हजम हो जाता है, फिर वो सो के उठे तो अब उनका निहार मुंह नहीं है, बिकॉज वो दे हैवंट स्लेप्ट।
वो तो जागे हुए हैं ना। निहार मुंह की तो टाइम बनता ही सोने के बाद है, सोने से उठने के बाद, तो उनका एक रूटीन चलता रहता है, फिर उनकी रूटीन चलती रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन द एंड कुछ आप ये भी सजेस्ट कर दीजिए कि सुबह उठते साथ ही कॉफ़ी चाय आधा घंटा या पौने घंटे के बाद पी रहे हैं तो क्या बेहतर है, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है कि कॉफ़ी को या फिर जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करके कोई दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए? इस बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है। जो बेस्ट निहार मुंह और सेफ निहार मुंह है वो ये है कि जब आप सो के उठें, उठने के आधे घंटे के बाद आप एक मुट्ठी मिक्स नट्स खा सकते हैं, बेहतरीन है। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के जिस्म के लिए फायदेमंद है। या आप चनों में थोड़ी सी रेजिन्स मिक्स कर लें, किशमिश, एक मुट्ठी चने किशमिश खा सकते हैं। आप ये नहीं खाना चाहते तो उठने के आधे घंटे के बाद चाय पी लें, गुड़ वाली चाय पी लें। चाय, दूध पत्ती नहीं, चाय सेपरेट चाय पी लें विद कैवे के साथ जो बनती है। या आपने कॉफी पीनी है, कॉफी भी पी सकते हैं, नॉट ब्लैक कॉफी, वो आपको नुकसान देगी सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे नुकसान। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कायनात का एक रिदम है और उसके साथ ही इंसान की जो बॉडी है उसका भी अल्लाह ताला ने एक रिदम बनाकर भेजा है। उस रिदम को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है ना वो फिर आपको बताएगी कि वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपके अपने हाथ में, अपने आप को डिसिप्लिन आप खुद कर सकते हैं, अपनी रूटीन को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइडेंस जो है वो हमारे शो के थ्रू हमने आपको दे दी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. मनी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस साल गैर मामूली बारिशें हुई हैं और जो सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से ज़राअत का शोबा बहुत ज़्यादा इस वक्त हम कह सकते हैं नुकसान की ज़द के अंदर है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं और एक सर्विस है जियोग्लाम, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जितना नुकसान हुआ है, ये इंकशाफ सामने आया है कि वो अरबों डॉलर तक पहुँच चुके हैं और इस साल पाकिस्तान के ज़रई शोबे को होने वाले नुकसानात की मालियत तकरीबन 3.5 अरब अमरीकी डॉलर से भी तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान आपको पता है एक ज़रई मुल्क है, बैकबोन की हैसियत रखता था, मैं कहूँगी अब तो नहीं। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में ज़राअत का बहुत ही बुरा हाल है कि फूड सिक्योरिटी का खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि मसला ना शुरू हो जाए। अब ये तखमीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो कि सितंबर के अवाइल में लगाया गया था। इसकी रीज़न क्या है ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बस मैं तो ठीक हूँ। मुल्क के बारे में जो खबर, मुल्क के बारे में आप बताइए कितना ठीक है और कितना ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो अब तखमीने सामने आ रहे हैं, सितंबर के स्टार्ट के अंदर कुछ और था, अब अचानक से 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है कि ज़राअत को नुकसान पहुँचा है। इसकी रीज़न क्या लग रही है आपको? ये बहुत परेशानी की सूरत हाल एक और वजह से भी है कि ये जितना जल्दी नुकसानात के बारे में हमें बताया जा रहा है, उसके साथ ही साथ ज़रूरत वक्त की ये है कि हम और सारे के सारे काम छोड़ के जो हमारा तरक्याती अमल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे और चीज़ें हैं, जहाँ सिवाय उन एरियाज़ के जहाँ पे क्रिटिकल हैं, मसलन मोटरवे के अगर कोई हिस्सा टूट गया तो वो आपको रीबिल्ड करना है। लेकिन नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्रीज़ करके पहले फूड सिक्योरिटी पे जाएं। और अब गुज़श्ता 2-3 दिनों से ये भी ख़बर है कि हुकूमत गंदम की एक प्राइस या सपोर्ट प्राइस फिर अनाउंस करने चली है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि पिछले साल ख़त्म की गई थी जो ख़त्म की गई थी और जिससे 2 फसलें उसके बाद गुजरी, जिससे जो किसान हैं वो तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई हैं। हाँ। और बहुत नुकसानात हुए हैं। तो ये नुकसानात जितने हुए हैं उसके बाद सपोर्ट प्राइस का भी ये सुना है कि जो इतलात हैं अभी तक कि वो 3,000 रुपये फ़ी मन तक होगी, जबकि पिछले साल तो 3,900 रुपये अनाउंस हुई थी। तो उससे 25% कम, अगर ये इतलात सही हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है और ज़राअत ही ज़राअत है इस वक्त। अगर इसे हम बचा लें और बेहतर कर लें और कुछ टर्न अराउंड हो जाए। ये जो सपोर्ट प्राइस वाला फैसला है डेफिनेटली बड़ा सोच समझ के किया गया होगा। बड़ी काबिल टीम भी है हमारी इकोनॉमी की और वजारत ख़जाना की। आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई वे अराउंड नहीं था? सपोर्ट प्राइस के अलावा भी कुछ किया जा सकता था किसानों के लिए? अभी तक तो ये इतलात हैं कि ऐसा हुकूमत करने चली है। अब हुकूमतों से वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है कि ढंग, कायदे, कानून के फ़ैसले हमेशा तवक्को रखना वो बड़ी मुश्किल बात होती है। करेंगे तो फिर देखेंगे, फिर उसके बाद
ये हम आगे का रास्ता देखेंगे, इसके ऊपर पता चलेगा कहाँ जाते हैं। मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कि आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकती हैं आइंदा दिनों में, क्योंकि ये एक बहुत एक बुनियादी चीज़ है। मुल्क में 80% से ज़्यादा आबादी आटे पे डिपेंड करती है, वो आटा कंज्यूम करती है। आपकी अगर गंदम की फसल बैठ जाती है तो फिर यही होगा कि आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके डॉलर्स खर्च होंगे। और इस तरह जैसे कहते हैं कि कतरे कतरे से समुंदर बनता है, अगर आपकी एक फसल के बाद दूसरी के बाद तीसरी ये ख़त्म होती गई या इसको नुकसान पहुंचा। कपास का बहुत बड़ा नुकसान है इस साल। चावल की फसल जो कि समझा जाता है, अभी पिछले हफ्ते किसी ने मुझे कहा कि जी ये बारिशें तो चावल के लिए बड़ी अच्छी। मैंने कहा यार आपको पता नहीं है कि चावल लगाया किस तरह जाता है। अगर चावल की फसल ठीक है वो पानी में लगाई जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर से बहाव एक पानी का तेज़ी से आए, वो पानी भी तो एक सर्टेन अमाउंट तक ही जी बिल्कुल, और अगर तेज़ी से बहाव आए और वो बहा के वो ले जाए, पौधे को ही ले जाए, तो फिर आपके पास क्या बचा है। तो वो इस किस्म की बातें यहाँ पे हो रही हैं। और अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट आई है जियोग्लाम की, उसके मुताबिक $3.5 अरब, बहुत बड़ी अमाउंट है। कितना ज़्यादा तशवीशनाक है ये, मैं ये जानना चाहूँगी हमारी ज़राअत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात कर रही थी कि इस शोबे के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब इन फ्लड्स की वजह से दोबारा से सपोर्ट प्राइस जो है ना वो शुरू करनी पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मज़ीद नुकसान की तरफ ही जा रहा है हमारा ज़राअत का शोबा? इस साल तो मुझे लगता है कि टैक्स लगाना, ज़रूरी इनकम पे टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं रहा, जितनी तबाही हुई है। और जो रेजिस्टेंस आएगी और अभी तक आ भी चुकी है। हमने इसी प्रोग्राम पे सिंध के किसान एक एसोसिएशन के सरबराह से भी बात की थी, तो ये पहले ही बड़ा रेजिस्टेंस था, अब तो मुमकिन नहीं। अच्छा, उसके अलावा तो इसलिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, और रेवेन्यू शॉर्टफॉल के नतीजे में कोई मिनी बजट की खबरें आजकल हैं वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज़राअत का सिर्फ मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। खुदा न खास्ता अगर लोगों को आटा ना मिले तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल, बहुत अरसा पहले, और ये आपकी भी बात मेरी इंटरनेट के हवाले से जो आप कह चुकी हैं कि जी लोगों को क्या दूध नहीं मिला तो आप वो केक खा लें। यहाँ पे भी एक बड़े मंझे हुए सियासतदान ने ये कहा कि जी अगर आटे की कमी हो गई, गंदम की कमी हो गई तो क्या हुआ, लोग चावल खा लेंगे। उसके बाद हमें याद है ये जो पहले वाली आपने बात की, फ्रेंच इनकलाब भी इसी वजह से आया था। खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ज़राअत का मामला इस तरह का है कि अब ये सिर्फ मीडिया फ्रेंजी नहीं रहा है, इसके ऊपर बहुत ही सीरियस अंदाज में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक वक्त में हमारा बैकबोन हुआ करता था। इस वक्त भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो फिर अल्लाह मालिक है, हम दुआ ही कर सकते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।